Okay, so in this video we'll take a look at the tocolytics. Now what are tocolytics? जिस तरह हम लेबर को इन्हांस करने के लिए, लेबर पेन्स को ऑगमेंट करने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, विच इज़ अ यूट्राइन स्टिमुलेंट जो कि लेबर पेन्स को इंक्रीज़ करता है, उसी तरह उसके कंट्रास्ट में वी हैव टोकोलिटिक्स जो कि यूट्राइन रिलैक्सेंट्स हैं, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करते हैं। ठीक है, अब हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करने की ज़रूरत कब कब पड़ सकती है? एक तो ये कि अगर कोई प्री टर्म लेबर है 24 वीक्स पे, 22 वीक्स पे, वेयर वी डू नॉट वांट द चाइल्ड टू गेट डिलीवर्ड, क्योंकि उसके भी लंग्स ही मेच्योर नहीं होंगे, बाकी ऑर्गन से मेच्योर नहीं होंगे। तो उन केसेस में जहाँ प्री टर्म लेबर है उसको, और ये एक प्री मेच्योर लेबर है, उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करने के लिए, टू डिले द ऑनसेट ऑफ लेबर, हम टोकोलिटिक्स देते हैं। इसके अलावा इसके और भी कुछ इंडिकेशंस हैं, इसके यूजेस हैं, वो हम आगे देखते हैं। पहले हम इसे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि हम कौन कौन से ऐसे ड्रग ग्रुप्स हैं जिनको एज अ टोकोलिटिक एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट ड्रग ग्रुप्स हैं। एक तो बीटा 2 एगनिस्ट आते हैं, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, इसके अलावा वी हैव ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, और वी हैव मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज़ बीटा 2 एगनिस्ट। बीटा 2 एगनिस्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में राइटोड्रीन आती है और सल्ब्यूटामोल आती है, राइटोड्रीन एंड सल्ब्यूटामोल। और इसका मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये बीटा 2 एगनिस्ट हैं, तो ये बाइंड करते हैं टू बीटा एड्रेनोसेप्टर्स, इंक्रीज़ करते हैं एक्शन ऑफ एडिनालाइट साइक्लेज, साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा करते हैं, जिसके नतीजे में होता ये है कि डीफॉस्फोराइलेशन हो जाती है मायोसिन लाइट चेन काइनेज की, जिसके नतीजे में यूट्रन कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं। ठीक है, तो बीटा 2 एगनिस्ट बीटा एड्रेनोसेप्टर्स पर एक्ट करेंगे, एड्रेनालाइट साइक्लेज को एक्टिवेट कराएंगे, साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा होगा, और डीफॉस्फोराइलेशन होगी किसकी, MLCK की या मायोसिन लाइट चेन काइनेज की, और यूट्रन रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी बीटा 2 एगनिस्ट का मोड ऑफ एक्शन। सेकंड वाज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एज अ नेम इंडिकेट। अच्छा, इसमें एग्जांपल में वी हैव निफेटिपिन। ठीक है, और उसमें जो मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये ब्लॉकेज करते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स का, जिस नतीजे में इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस कम होता है और मायोमेट्रियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, तो मायोमेट्रियल सेल्स में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना काम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। निफेटिपिन एग्जांपल है। थर्ड जो क्लास है दैट इज़ ऑक्सीटोसिन एंटागनिस्ट या ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में एक ही ड्रग है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एटोसिबैन। ठीक है, और एटोसिबैन का 3 मोड ऑफ एक्शन है, देख लेते हैं, जो कि इंटरकनेक्टेड ही हैं। एक तो ये कि ये ब्लॉक कर रहे हैं मायोमेट्रियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को, मायोमेट्रियम पर जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर रही है एटोसिबैन। ठीक है, सेकेंडली ये है कि जब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो डेफिनेटली ऑक्सीटोसिन का एक्शन नहीं हो पाएगा मायोमेट्रियल सेल्स पर। उसके नतीजे में ये होगा कि देयर विल बी एन इनहिबिशन ऑफ द इंट्रासेलुलर प्रोडक्शन ऑफ इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, IP3 की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसके नतीजे में IP3 की जो सिग्नल नहीं होनी थी, जिसके नतीजे में कैल्शियम आयंस का लेवल ज़्यादा होना था विद इन द सेल, वो नहीं हो पाता। तो इट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम इन द मायोमेट्रियल सेल्स एंड इट ऑल्सो ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो लेबर पेन्स की प्रोग्रेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये जो हमारे पास कैल्शियम ये एटोसिबैन है या ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को भी ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके 3 मोड ऑफ एक्शन हो जाते हैं कि एक तो ये क्या है, ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। ठीक है, ये ब्लॉक करता है मायोमेट्रियल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को। ठीक है, सेकेंडली ये इंटरसेलुलर प्रोडक्शन ऑफ IP3 को कम करके रिड्यूस करता है इंटरसेलुलर लेवल ऑफ कैल्शियम। थर्ड, ये ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये एटोसिबैन या ऑक्सीटोसिन एंटागनिस्ट का मोड ऑफ एक्शन हो गया। मिसलेनियस कैटेगरी में हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट आता है। वी रिमेंबर दिस ड्रग के मैग्नीशियम सल्फेट हमने एक्लेम्शिया में या सीजर्स में भी दी थी ड्रग। तो इसका यूज़ हम एज अ टोकोलिटिक एजेंट कैसे कर रहे हैं, तो इसके 2 मोड ऑफ एक्शन है। एक तो ये कि मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस है, तो ये कम्पीट करता है विद कैल्शियम, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये कम्पीट करता है विद कैल्शियम आयन या चैनल्स हैं आयन आना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट कम्पीट करता है विद कैल्शियम आयंस फॉर एंट्री इनटू द मायोमेट्रियल सेल्स एट द टाइम ऑफ डिपोलराइजेशन एट द मोटर एंड प्लेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इंटरसेलुलर कैल्शियम नहीं आ पाता अंदर क्योंकि मैग्नीशियम आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक डायरेक्ट डिप्रेसेंट एक्शन भी होता है यूट्राइन मसल पे। तो अपार्ट फ्रॉम इट्स डायरेक्ट डिप्रेसेंट एक्शन ऑन यूट्राइन मसल, इट ऑल्सो competes with calcium ions for entry into the cell at the time of depolarization on the motor and plate of the cell membrane। ठीक है, तो इंटरसेलुलर आयंस का लेवल इंटरसेलुलर कैल्शियम आयंस का लेवल कम करता है, और डेफिनेटली फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। साथ में इसका अपना भी एक डायरेक्ट डिप्रेशन एक्शन भी है यूट्राइन मायोमेट्रियम पर। अच्छा, फिर टोकोलिटिक्स की यूजेस देख लेते हैं कि हम कब यूज़ करते हैं। तो इसके 4 क्लिनिकल यूजेस हैं। एक तो ये कि टू डिले द ऑनसेट ऑफ लेबर इन केस ऑफ प्री मेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन आ रही हैं जहाँ हमें पता है कि ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, दिस आर प्री मेच्योर, तो हम ऑनसेट ऑफ लेबर को प्रोलॉन्ग करने के लिए या डिले करने के लिए हम क्या करते हैं,
ये टोकोलिटिक्स दे देते हैं। तो टू डिले द ऑनसेट ऑफ लेबर इन केस ऑफ प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, इसकी एक यूज़ है। सेकंड यूज़ इज़ टू अरेस्ट थ्रेटन्ड अबॉर्शन। जब हमें लग रहा है कि अबॉर्शन के चांसेस हैं तो हम टोकोलिटिक दे देंगे ताकि यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन ना हो, अबॉर्शन ना हो, ठीक है। डिस्मेनोरिया में देते हैं कि डिस्मेनोरिया इज़ पेन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन ना, तो अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, मतलब यूट्राइन क्रैम्प्स नहीं होंगे, तो पेन नहीं होगा मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है। तो डिस्मेनोरिया में भी दे सकते हैं। देन टू इंक्रीज द टाइम अवेलेबल फॉर फीटल लंग्स टू मैच्योर, लाइक प्री टर्म लेबर है, तो प्री टर्म लेबर में भी हम देते हैं ताकि हम ये टोकोलिटिक्स दे के थोड़ा लेबर के ऑनसेट को डिले कर लें, और उस दौरान हम स्टीरॉयड कवर दे के फीटस के लंग को मैच्योर होने का टाइम दे दें, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कि प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस के केस में डिले द ऑनसेट ऑफ लेबर, सेकंड वाज डिस्मेनोरिया, थर्ड इज टू अरेस्ट थ्रेटन्ड अबॉर्शन, फोर्थ इज टू गिव सम टाइम फॉर द फीटल लंग्स टू मैच्योर इन केस ऑफ प्री टर्म लेबर, लाइक 22 वीक्स का या 24 वीक्स का अगर बेबी है, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होती हैं। इट्स नॉट लाइक आप किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं टोटल टोकोलिटिक्स। 6 कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें हम कभी भी टोकोलिटिक या यूट्राइन रिलैक्सेंट नहीं देते। कब कम नहीं देते? एक तो ये अगर जेस्टेशनल एज ही अबव 34 वीक्स है, 34 वीक्स के बड़े बेबी को हम कभी भी वूम्ब में रखना नहीं चाहेंगे। वी विल ट्राई टू गेट इट डिलीवर्ड ASAP, ठीक है। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है तो हमें उसको यूट्राइन रिलैक्सेंट नहीं देना चाहिए, हम उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर जेस्टेशनल एज अबव 34 वीक्स है तो हम यूट्राइन रिलैक्सेंट या टोकोलिटिक नहीं देते। सेकंड, अगर इंट्रा यूट्राइन डेथ होगी फीटस की तो फ़ायदा नहीं है टोकोलिटिक एजेंट का, लाइक यू नीड टू गेट इट डिलीवर्ड, इट्स द डेड बॉडी नाउ, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन डेथ में भी हम टोकोलिटिक नहीं देते। थर्ड, हम लीथल फीटल अनोमली या कोई लाइक कोई फीटल हार्ट डिफेक्ट है या कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है फीटस में, तब भी नहीं देंगे। फोर्थ, अगर कोई नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस है, लाइक फीटल डिस्ट्रेस में चला गया है, तो उसमें भी नहीं देंगे। इसके अलावा अगर सीवियर प्रीक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया मदर में, तो भी नहीं देंगे टोकोलिटिक एजेंट, क्योंकि विल वांट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि द मदर इज़ नॉट इन अ फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा अगर अच्छा कोरियोमेनिटिस जो कि इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है कोरियोनिक फीटल मेम्ब्रेन्स की, कोरियन और एमनियन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है टू द यूज ऑफ टोकोलिटिक्स, इसमें बिल्कुल भी देना टोकोलिटिक एजेंट, ठीक है। एंड सेवंथ इज मैटरनल ब्लीडिंग, इसको हम एंटीपार्टम हेमरेज भी कहते हैं, उसमें भी हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है टोकोलिटिक एजेंट, ठीक है। तो हमने कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन देखी हैं? एक तो ये हमने 34 वीक्स से अबव जेस्टेशनल एज देखी, हमने इंट्रायूट्राइन डेथ देखी, हमने सीवियर फीटल अनोमली देखी, हमने नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस देखे, हमने क्लेम्शिया या प्रीक्लेम्शिया द मदर देखे, हमने कोरियोमेनिटिस देखे है, और हमने मैटरनल ब्लीडिंग या एंटीपार्टम हेमरेज देखा। तो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द यूज ऑफ टोकोलिटिक्स। हमने यूजेस भी देख लिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी देख लिया, हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। दैट इज ऑल अबाउट द टोकोलिटिक एजेंट्स।